हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में जेनी को दिखाया जाता है जो एक क्लब में आती है। सेम क्लब में मिस्टर लू भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। दोस्त उसे वहाँ पर ना जबरदस्ती लेकर आए होते हैं। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। मिस्टर लू का फ्रेंड जाओ से बोलता है, तुम्हारे लिए आज मैंने इस लड़की को ना यहाँ पर स्पेशली बुलाया है। मुझे मालूम है तुम 27 साल के हो गए हो, लेकिन आज तक तुमने किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, तो क्यों ना आज तुम फर्स्ट टाइम आजमा लो। मिस्टर लू बोलता है, मुझे इन सब चीजों में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ बोलता है, देख लो, अगर तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे ना तो मैं ले जाऊंगा। मिस्टर लू बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जियाओ जेनी को अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलता है, मिस्टर लू तो तुम्हें ले जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करूंगा, और उसे किस करने वाला होता है। लेकिन जेनी उसे धक्का दे देती है और बोलती है, मुझे हाथ मत लगाओ, और वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो रो रही होती है क्योंकि उसे ये सारे काम नहीं करने थे। तभी उसे उसकी स्टेप मदर का कॉल आ जाता है। वो बोलती है, तुम्हें मैंने घर पर पैसे लाने के लिए बोला था ना, तुम कब पैसे लाओगी? तुम्हारा छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन तुम पैसे ही नहीं लेकर आ रही हो। कैसे भी कर तुम्हें 1 लाख रुपए जमा करने ही होंगे। ये बोलकर वो फोन कट कर देती है। जेनी तो रोने लग जाती है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और उसे बोलता है, मेरा फ्रेंड तुम्हें बुली कर रहा था, क्या तुम इसीलिए रो रही हो? जेनी उसके कपड़े पकड़कर बोलती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, आज मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ। पहले तो मिस्टर लू से धक्का दे देता है, फिर वो उसे अपने पीछे चलने के लिए बोलता है। जेनी मिस्टर लू के साथ उसके रूम में आ जाती है। वहाँ पर आते ही मिस्टर लू उसे कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है। कुछ टाइम के बाद जेनी कपड़े चेंज कर आ जाती है और सीधा मिस्टर लू को टच करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लू उसे रोक देता है और बोलता है, ये कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं है, और वो उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे रोक देती है। वो जेनी को बेड पर लिटा देता है और किस करने वाला होता है, लेकिन जेनी मिस्टर लू को बोलती है, प्लीज आप लाइट बंद कर दीजिए, लेकिन मिस्टर लू बोलता है, मैं लाइट बंद नहीं करूंगा। ये बोलकर वो जेनी को किस करने लग जाता है और फिर दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर लू की आंखें खुलती है और वो जेनी को देखकर सोचता है, ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है, मैंने इतने सालों तक किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया, मैं भी शायद इसी के लिए रुका हुआ था। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और जेनी के लिए चेक छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद जेनी की आंखें खुलती है। वो देखती है मिस्टर लू से 1 लाख रुपए देके गया है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो अपने भाई का इलाज करवा सकती थी। नेक्स्ट सीन में वो कॉलेज जाती है जहाँ पर वो काफी ज्यादा अपसेट होती है। तभी उसकी फ्रेंड नाना उसके पास आकर पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे भाई के इलाज के लिए क्या पैसे अभी भी कम पड़ रहे हैं? जेनी बोलती, हाँ, उसे ना और 1 लाख रुपए की जरूरत है। नाना बोलते, लू फैमिली में एक मेड की जरूरत है, अगर तुम्हें वहाँ पर जॉब मिल जाएगी ना तो तुम बहुत सारे पैसे कमा पाओगी। जेनी बोलती, ठीक है, मैं आज ही वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जेनी लू फैमिली में इंटरव्यू के लिए चली जाती है जहाँ पर उसने मेड के कपड़े पहने हुए होते हैं। बटलर उसे बोलता है, जिसका खाना सबसे ज्यादा बेस्ट होगा ना उसे ही लू फैमिली में काम मिलेगा। वो सभी का खाना टेस्ट करता है और उसे जेनी का खाना ना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वो मैडम लूसी को बुलाता है और उन्हें भी खाना टेस्ट करने के लिए बोलता है। जैसे ही लूसी खाना टेस्ट करती है तो सोचती है, ये खाना तो बिल्कुल ग्रैंड मदर की तरह है। जिसके बाद वो पूछती है, ये खाना किस लड़की ने बनाया है? जेनी बताती है, ये खाना ना मैंने बनाया है। लूसी तो खुश हो जाती है और बोलती है, अब से तुम ही मेरे घर पर काम करोगी, तुम्हें यहाँ पर ना डेली खाना बनाना होगा। जिसके बाद अपने बेटे को कॉल कर बोलती है, आज रात ना तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना होगा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी मेड ढूंढी है। ये सब सुनकर जेनी भी खुश हो जाती है। इसके बाद बटलर जेनी को रूम में लेकर आ जाता है और बोलता है, अब से ना तुम्हें इसी रूम में रहना होगा और लू फैमिली के सारे रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसके लिए वो भी एग्री हो जाती है। सीन में बटलर रात के डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी लू फैमिली का बड़ा बेटा घर में आता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो लू ही होता है।
तभी वहाँ पर जेनी भी खाना लेकर आने वाली होती है, लेकिन बटलर उसके पास जाके उसे बोलता है आज मिस्टर लू यहाँ पर डिनर पर आए हैं, तो तुम उन्हें बिल्कुल भी सेड्यूस करने की कोशिश मत करना। कई सारी लड़कियों ने उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन वो तो लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं है। जेनी बोलती है आप चिंता मत कीजिए, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो डिनर लेकर जाती है। इधर मिस लूसी अपने बेटे को बोलती है मैंने जिस मेड को तुम्हारे लिए ढूंढा था आज उसी ने खाना बनाया है। उसके बाद वो जेनी को बोलती है मेरे बेटे को हेलो बोलो, अब से ना तुम्हें इसी के लिए काम करना है। जेनी तो मिस्टर लू को देखे बिना ही उसे हेलो बोलने लग जाती है, लेकिन जैसे ही मिस्टर लू जेनी को देखता है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जेनी भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। मिस लूसी बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? लेकिन मिस्टर लू मना कर देता है और बोलता है इसका खाना ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जेनी को अपनी उस रात की सारी मेमोरीज याद आने लग जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। मिस्टर लू बोलता है अब से हर रात मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मिस लूसी बोलती है तुम बोलना क्या चाहते हो? मिस्टर लू बोलता है इसके हाथ के खाने का इंतजार रहेगा, मैं यही बोलना चाहता हूँ मॉम। जेनी मिस लूसी को बोलती है किचन में मुझे और भी काम है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर मिस्टर लू सोचता है जिस लड़की ने अपना फर्स्ट टाइम मुझे दे दिया था अब से वो मेरे घर में काम करने भी आने लगी है, इसका मतलब जरूर ये सिंगल है। दूसरी तरफ जेनी अपने रूम में जाकर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। इसके बाद वो अपने छोटे भाई रुआन का फोटो देखती है और सोचती है मुझे ना इसके इलाज के लिए यहाँ पर काम करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सैलरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कुछ ही टाइम में मैं इतने पैसे कमा लूंगी जिससे कि मैं रुआन का हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सकूं। दूसरी तरफ मिस्टर लू रात में भी काम कर रहा होता है। अचानक से उसके सर में दर्द हो जाता है, तभी उसे जेनी की याद आती है कि वो अभी भी उसके घर में काम कर रही है। जिसके बाद वो जेनी के पास जाने का डिसाइड करता है। यहाँ पर जेनी अपने रूम में होती है, तभी उसे आवाज आती है कि कोई डोर नॉक कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से जाके दरवाजा खोलती है। तभी मिस्टर लू उसके रूम में आ जाता है। जेनी से बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर लू बोलता है उस दिन तो होटल में तुम मेरा सामने जानबूझ कर आई थी ना, अब मुझसे इतना दूर होने का नाटक क्यों कर रही हो? जेनी बोलती है तब मुझे उस काम की नीड थी, लेकिन अब नहीं है, अब मैं आपके घर में एक मेड का काम कर रही हूँ। मिस्टर लू बोलता लेकिन मेरा उससे मन नहीं भरेगा, तुम चाहो तो अभी भी मेरे पास आ सकती हो। जेनी उसे खुद से दूर रहने के लिए बोल देती है। तभी दोनों को बाहर से बटलर की आवाज आती है, जो कि रात को घर में चक्कर लगाने के लिए निकला होता है। जेनी मिस्टर लू को बोलती है प्लीज कोई आवाज मत करना, बटलर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों यहाँ पर साथ में हैं। मिस्टर लू तो उसके करीब आ जाता है और बोलता है मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूंगा, लेकिन जानबूझ के वहाँ पर एक ग्लास गिरा देता है। जेनी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। बटलर बाहर से आवाज सुनकर जेनी से पूछता है अंदर क्या हो रहा है? जेनी बोलती है मुझे ना नींद आ रही थी, इसलिए गलती से मैं बेड से टकरा गई। बटलर बोलता है ये बेड से टकराने की आवाज तो नहीं थी, ये तो ग्लास टूटने की आवाज थी। जरूर तुमने प्रॉपर्टी तोड़ी है, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अगर तुम लू फैमिली की कोई भी प्रॉपर्टी तोड़ोगी तो उसके पैसे तुम्हारी सैलरी से ही कटेंगे। जेनी मिस्टर लू को चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन मिस्टर लू तो जेनी को किस करने लग जाता है। जेनी तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बटलर को बोलती है प्लीज अभी के लिए आप यहाँ से चले जाइए, जितने भी पैसे बनते हैं आप मेरी सैलरी से काट लेना। जिसके बाद बटलर भी वहाँ से चला जाता है। मिस्टर लू वापिस से जेनी को किस करने लग जाता है और फिर दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी की आँख खुलती है। वो देखती है कि उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, जिसके लिए वो मिस्टर लू को ब्लेम कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू के घर पर उनकी आंटी और उसका कजन युआन आया होता है। युआन मिस्टर लू से पूछता है क्या आप इतने टाइम तक अंटार्कटिका में थे, क्या आपको वहाँ पर मजा आया? लेकिन आंटी युआन को चुप करवा देती है और बोलती है तुम्हारा कजन इतने टाइम से वहाँ पर रिसर्च करने के लिए गया था, तुम्हारी तरह टाइम पास करने के लिए नहीं गया था। और मिस्टर लू को बोलती है युआन इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक उसका पढ़ाई लिखाई में ना कोई ध्यान ही नहीं है। मिस्टर लू बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी तो ये छोटा है, इसे एंजॉय करने दो। युआन बोलता है मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, मुझे सच में एक लड़की ना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं जल्दी ना उसे प्रपोज भी करने वाला हूँ। आप लोगों को नहीं पता, लेकिन वो लड़की ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और मुझे लगता है
कि मैं उसके साथ रहूंगा ना तो मैं भी स्मार्ट हो जाऊंगा। मिस लूसी बोलती अगर तुम्हें वो लड़की सच में पसंद है ना तो जल्दी उसे प्रपोज कर देना, मेरे बेटे की तरह इतनी बूढ़े होने तक अकेले मत रहना। मिस्टर लू को तो गुस्सा आ जाता है। युआन बोलता अगर आप लोग उस लड़की से मिलोगे ना तो आप भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाओगे। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। जेनी को देखकर युआन तो शौक हो जाता है और जेनी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी बोलती है मैं अब से इसी घर में काम करती हूँ। युआन तो खुश हो जाता है और बोलता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊंगा, लेकिन मिस्टर लू दोनों को ही बात करने से मना कर देता है। जिसके बाद जेनी अंदर चली जाती है। उसके जाते युआन अपनी फैमिली को बताता है जेनी ना मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती है। आंटी बोलती है तुम अपने क्लासमेट को देख कर ना कुछ सीखो, तुम्हारा तो काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और उसे देखो अभी से वो कितनी ज्यादा मेहनत करती है। युआन बोलते ठीक है मैं जाकर ना जेनी को हाई बोल कर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिस्टर लू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर युआन जेनी को लेकर रूम में आ जाता है और उसे बेड पर बिठा के खुद नीचे बैठ जाता है और बोलता है मुझे तुमसे ना अपने मन की बात करनी थी। और फिर वो उसे रिंग देकर प्रपोज करता है। प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना, तुम मुझे ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो। ये सुनकर जेनी शौक हो जाती है और वो उसे कोई जवाब दे पाए उससे पहले मिस्टर लू ही वहाँ पर आ जाता है और वो युआन को बोलता है ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना नहीं बन सकती है। युआन बोलता आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मिस्टर लू बोलता है क्योंकि ये अनक्लीन है और तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ये सुनकर जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। युआन मिस्टर लू से कुछ कह पाए उससे पहले ही जेनी युआन को बोलती है तुम्हारा ब्रदर ना सही बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए ना सही नहीं हूँ, तुम्हें अपने लिए ना कोई साफ सुथरी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। और फिर वो दोनों को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में जाकर रो रही होती है क्योंकि उसे मिस्टर लू की बातें बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रही थी। तभी मिस्टर लू वहाँ पर आकर उसे चुप रहने के लिए बोलता है और उसका फोन मांगता है। जेनी उसे अपना फोन दे देती है। मिस्टर लू बोलता है कल रात को भी मैं तुम्हारे रूम में आया था तो मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए ना। फिर वो उसे 1 लाख रुपए दे देता है, लेकिन जेनी बोलती है कल मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था इसलिए तुम्हें मुझे इतने सारे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है और हाफ पैसे वापस कर देती है। मिस्टर लू तो उस पर गुस्सा करने वाला था लेकिन जेनी उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जेनी को कॉलेज से लेटर आता है क्योंकि वो बहुत टाइम से कॉलेज में एब्सेंट थी। वो सोचती है मैंने सोचा था कॉलेज के साथ मैं जॉब भी कर लूंगी, लेकिन दोनों चीजें एक साथ होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। तभी वो किसी काम से बाहर चली जाती है। सेम टाइम पर मिस्टर लू वहाँ पर आ जाता है और वो उसका एप्लीकेशन देख लेता है जिस वजह से उसे जेनी के लिए बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो जेनी को अपने पास में बुलाता है और बोलता है मैंने सुना है कि तुम कॉलेज नहीं जा रही हो। जेनी बोलती है मैं यहीं पर रहती हूँ ना, इस वजह से कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ। मिस्टर लू बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, अगर तुम मेरी बात मानोगी ना तो तुम कॉलेज भी जा पाओगी और पैसे भी कमा पाओगी। जेनी सोचती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है और मिस्टर लू को बोलती है आप जो भी कहोगे ना वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर लू बोलता है मेरी एक कंडीशन है। जेनी तो खुद को कवर करने लग जाती है और बोलती है आप ये क्या बोल रहे हो। मिस्टर लू बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब है कि अब से तुम्हें मेरे घर पर काम करना होगा, तुम रात को वहाँ पर खाना बना सकती हो और वहीं रह सकती हो और सुबह तुम कॉलेज जा सकती हो। जेनी को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन वो बोलती है मैं ऑलरेडी आपकी मॉम के लिए काम कर रही हूँ, फिर मैं आपके घर पे काम कैसे कर पाऊंगी। मिस्टर लू बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ से जॉब छोड़ दो और मेरे घर पर आ जाना। जेनी मन में सोचती है मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो मिस्टर लू को हाँ बोल देती है। इसके बाद मिस्टर लू उसे अपना एड्रेस भेज देता है। नेक्स्ट डे से जेनी कॉलेज जाने लगती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रात को जेनी मिस्टर लू के घर पर होती है, वो खाना बना रही होती है। तभी डोर की आवाज आती है तो वो जल्दी से मिस्टर लू के पास जाती है लेकिन दोनों टकरा जाते हैं। मिस्टर लू जेनी को गिरने से बचा लेता है और जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जिसके बाद जेनी मिस्टर लू से दूर हटती है और उसे खाना खाने के लिए बोलती है। मिस्टर लू खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जेनी जाने लगती है लेकिन मिस्टर लू उसे पकड़कर अपने पास में बिठा लेता है और उसे किस करने लग जाता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर लू कहाँ रोकने वाला था। जेनी उसके सर पर बॉल मार देती है। मिस्टर लू बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे मार क्यों रही हो, उस दिन तो जानबूझकर मेरे बेड पर आई थी और अब इतना ज्यादा नाटक कर रही हो। जेनी बोलती है तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो
और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो घर के बाहर होती है, तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर लू सोचता है भले ही उसे कुछ भी हो जाए, मैं उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। एक तो उसने मुझे मारा, ऊपर से रोकर यहाँ से चली भी गई। लेकिन दूसरी तरफ जेनी को गुंडे परेशान करने लग जाते हैं और उसे बोलते हमारे साथ चलो। जेनी बोलती अभी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बचाने आ रहा है, तुम सब ना मुझसे दूर रहो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी पीछे से मिस्टर लू आ जाता है और उनको मारकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो जेनी को अपना जैकेट पहनाकर उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू के हाथ में चोट लगी होती है। जेनी मलहम पट्टी कर रही होती है। मिस्टर लू बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जेनी बोलती है आपके हाथ पे चोट लगी है। मिस्टर लू बोलता है जो चोट तुमने मारी है ना, ये उससे काफी ज्यादा कम है। ये सुनकर वो एम्बेरस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो कॉलेज में आई होती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी नाना आकर पूछती है तुम्हें अपनी नई जॉब अच्छी तो लग रही है ना। जेनी हाँ बोल देती है। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर मंजू नाम का एक आदमी आया हुआ है और सभी उसका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। नाना जेनी को बोलती है तुम भी जाकर उसका ऑटोग्राफ लो ना, मुझे पता है तुम्हें वो पसंद है। लेकिन तभी जेनी को अपना फ्लैशबैक याद आता है। उसके डैड उसे बहुत ही ज्यादा मारा करते थे, इवन उसे खाने के लिए सही से खाना भी नहीं देते थे। जेनी अपने डैड को बोलती है मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। वो बोलता है मुझे तुम्हारी शक्ल ना पसंद नहीं है। तभी उसकी स्टेप मदर वहाँ पर आ जाती है और बोलती है मैंने कितनी बार कहा है कि अपने डैड को गुस्सा मत दिलाया करो, इसीलिए वो ऐसी सब हरकतें करते हैं। और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। तभी वहाँ पर मुंजुन आ जाता है। जेनी की ऐसी हालत देखकर बोलता है मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हें चोट लगे तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें दवाई लगा दूंगा। प्रेजेंट में जेनी मुंजुन के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस थी। नाना उसे बोलती है आज हम साथ में डिनर पर चलेंगे, शायद वहाँ पर मुंजुन भी आ सकता है। जेनी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। जेनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी सेम टाइम पर उसे मिस्टर लू का कॉल आ जाता है। जेनी से पूछता है तुम कहाँ पर हो। जेनी बोलती है मैं अपनी फ्रेंड के साथ ना रेस्टोरेंट में आई हूँ। मिस्टर लू बोलता है ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट घर पर आ जाना। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। जब वो वहाँ से जाती है तो वहाँ पर मुंजुन भी बेटा होता है। तीनों साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सेम टाइम पर वहाँ पर मिस्टर लू भी धमक पड़ता है। उसे देखकर जेनी अपना मुँह छुपाने लग जाती है। मुंजुन जेनी से पूछता है क्या तुम मिस्टर लू को जानती हो, लेकिन वो मना कर देती है। मिस्टर लू बोलता है मैं जेनी को जानता हूँ, उसने एक बार होटल में मुझसे हेल्प मांगी थी और मैंने उसकी हेल्प कर दी थी। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलता है इसने ना अपने ऊपर ड्रिंक गिरा ली थी और मैंने उसके कपड़े साफ करने में इसकी हेल्प कर दी थी। जेनी तो उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। तभी मुंजुन जेनी से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा फेस पूरा रेड क्यों हो रखा है। तभी मिस्टर लू भी जेनी को हाथ लगाता है और बोलता है हाँ तुम्हारा फेस इतना ज्यादा रेड क्यों हो रखा है। जेनी तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और उसके हाथ से ड्रिंक गिर जाती है। मुंजुन उसे बोलता है चिंता मत करो, मैं दूसरी ड्रिंक ऑर्डर कर दूंगा। मिस्टर लू उसे हाथ लगाते हुए बोलता है हाँ दूसरी ड्रिंक ऑर्डर कर दो। लेकिन जेनी बोलती है मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे ना वॉशरूम जाना है और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर लू बोलता है मुझे भी वॉशरूम जाना है और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जेनी सोचती है मिस्टर लू को अचानक से क्या हो गया है, वो सबके सामने ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो मुंजुन के सामने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है और जेनी को बोलता है तुम उसे पसंद करती हो ना। जेनी बोलती है मैं मुंजुन को पसंद नहीं करती हूँ। मिस्टर लू बोलता है मैंने तो मुंजुन का नाम भी नहीं लिया, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। जेनी बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन मिस्टर लू तो जेनी को किस करने लग जाता है। जेनी मिस्टर लू को धक्का दे देती है और बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों को साथ में किसी ने देख लिया ना तो कोई क्या सोचेगा। मिस्टर लू बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुमने मेरे साथ कितनी सारी नाइट स्पेंड की है, अगर एक और बार कोई तुम्हें मेरे साथ देख ही लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जेनी बोलती है प्लीज मुझसे ना दूर रहो, मेरे फ्रेंड्स तुम्हारी तरह नहीं है, अगर किसी ने ये देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर लू जेनी को उठाकर ऊपर बिठा देता है और बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता,
ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। जेनी बोलती है, तुम चाहते क्या हो? मिस्टर लू बोलता है, मैंने आज से पहले किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाया और मुझे तुम्हारे साथ ना अच्छा लगता है। तुम्हें भी पैसों की जरूरत है तो क्यों ना पैसों के बदले तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। लेकिन जेनी मना कर देती है और बोलती है, अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मिस्टर लू बोलता है, झूठ मत बोलो, तुम कॉलेज के साथ साथ काम भी करती हो, इसका मतलब है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। जेनी बोलती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ रात बिताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर लू अपने घर पर पहुँचता है। वहाँ पर उसे जेनी का लेटर दिखता है। एक्चुअली में जेनी ने काम छोड़ दिया होता है और बाकी के बचे हुए पैसे भी मिस्टर लू को दे गई होती है। मिस्टर लू को तो गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जेनी अपने भाई रुआन से मिलने के लिए जाती है। रुआन तो उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत से इतने सारे पैसे कमाए थे, तुम्हारे सारे पैसे मेरे इलाज में चले गए। जेनी बोलती, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रुआन खुश हो जाता है। दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर जेनी के स्टेप फादर आ जाते हैं और जेनी को पीछे से हक करने लग जाता है। जेनी बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? स्टेप बोलते, क्या हुआ? तुम्हें तो वैसे भी अपनी बॉडी बेचकर पैसे कमाने की आदत पड़ गई है ना। जेनी बोलती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? स्टेप डैड बोलते हैं, तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और तुमने 10 दिन में 20 लाख रुपए जमा की हैं। जरूर तुमने ऐसा कोई बड़ा काम तो किया ही होगा ना। तुमने अपनी बॉडी बेची होगी ना, तभी तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आ गए। जेनी बोलती है, मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया और अगर किया भी है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुमने तो कभी अपनी फैमिली को सपोर्ट किया नहीं है। स्टेप डैड बोलते हैं, अगर तुमने अपनी बॉडी बेच दी है तो एक बार मुझे भी दे दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये बोलकर वो जेनी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जेनी बोतल उठाकर उसके सर पर देकर मारती है, जिसके बाद स्टेप डैड बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर रुआन भी बेहोश हो जाता है। यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और बोलती है, तुम घर में आते ही ये सारी चीजें चालू कर देती हो। इसके बाद दोनों को ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर बताता है, रुआन को ना बहुत ही बड़ा शॉक लग गया है, जिस वजह से हमने जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वापिस से उसकी सर्जरी करनी होगी। स्टेप मॉम पूछती है, सर्जरी के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर 1 मिलियन बोल देता है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन जेनी स्टेप मॉम को बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ना 1 मिलियन लेकर आ जाऊंगी। जिसके बाद वो मिस्टर लू को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लू ने तो उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया होता है। वो रोने लग जाती है। स्टेप मॉम उसे बोलती है, सारी गलती ना तुम्हारी है, हमारे घर में ना तुमने सिर्फ मनुष्यत का काम फैला रखा है। लेकिन जेनी अपनी मोम को धक्का देते हुए बोलती है, गलती ना तुम्हारी है जो तुमने इस जैसे बंदे से शादी कर ली और बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुमने मुझे मारा ही है। क्या तुम्हारे लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं थी? आज रुआन की ऐसी हालत देख कर भी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? वो बोलती है, मुझे ना तुमसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ रुआन की चिंता है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जेनी याद करती है, जब भी उसकी मॉम उसे मारा करती थी तो रुआन बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट किया करता था। प्रेजेंट में ये सब कुछ याद कर वो रो रही होती है और वहाँ से निकलते हुए हर आदमी से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। जेनी उसके पैर पकड़ कर बोलती है, मुझे ना तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू जेनी को लेकर घर आ जाता है। तुमने जो भी कहा, क्या तुम्हें उसका रिग्रेट है? वो हाँ बोल देती है। मिस्टर लू उसे अपने पास बुलाता है और गोद में बिठा लेता है और पूछता है, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? जेनी बोलती है, मुझे ना बस 1 मिलियन की जरूरत है। मिस्टर लू बोलता है, उसके बाद तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? तो वो हाँ बोल देती है। मिस्टर लू बोलते है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और उसे पैसे दे देता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, तुम्हें ये साइन करना होगा, 1 साल तक ना तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, इस बीच में कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। जेनी अपने भाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने भाई के पास आकर बोलती है, तुम ना बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ना अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू जब घर पर होता है तो जेनी उसके लिए खाना बना रही होती है। मिस्टर लू आते ही उसे हक कर लेता है। जेनी बोलती है, आप हाथ पैर धो लीजिए।
फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मिस्टर लू बोलता है पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। ये कहकर वो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे जेनी जब कॉलेज जाती है तो मिस्टर लू उसे ड्रॉप करने आता है और उसे अपना ब्लैक कार्ड देता है। जेनी बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर लू बोलता है जब तक तुम मेरे साथ रहोगी ना तुम्हें खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना होगा, इसलिए अच्छे से कपड़े ले लेना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दोनों को साथ में मंजू देख लेता है और सोचता है जेनी और मिस्टर लू इतने ज्यादा क्लोज कब से आ गए। क्या जेनी को पता नहीं है कि मिस्टर लू की ऑलरेडी एक फियांसी है। नेक्स्ट सीन में जेनी जब घर जाती है तो मिस्टर लू से कॉल कर बोलता है मेरी फाइल घर पर रह गई है, उसे लेकर ऑफिस में आ जाओ। नेक्स्ट सीन में जेनी वो फाइल लेकर ऑफिस में आ जाती है तो मिस्टर लू जेनी को बोलता है आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। जेनी आकर मिस्टर लू की गोद में बैठ जाती है। इसके बाद वो उसे अपना चश्मा उतारने के लिए बोलता है। जैसे ही जेनी चश्मा उतारती है तो मिस्टर लू से किस करने वाला होता है, लेकिन बाहर से कोई दरवाजा नॉक करने लगता है। बाहर मिमी नाम की एक लड़की आई होती है जो मिस्टर लू को बोलती है तुम अंदर हो, अब नाटक मत करो, जल्दी से दरवाजा खोलो। मिस्टर लू जेनी को उठाता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है मिमी बाहर क्या कर रही है। असिस्टेंट बताती है मैंने उन्हें रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन मिस मिमी नहीं रुकी। यहाँ पर मिमी बोल रही होती है चुपचाप दरवाजा खोलो वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जेनी बोलती है आप बात कर लीजिए, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। मिमी अंदर आते ही लू को बोलती है तुम कब तक मुझे अवॉइड करते रहोगे, मुझे पता है कि बाहर तुम्हारा फेर चल रहा है, तुम जिसके साथ टाइम स्पेंड करना है ना करो, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, लेकिन तुम्हें एक क्लीन लड़की के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई बीमारी हो गई तो मुझे भी हो जाएगी ना। मिस्टर लू मिमी को चुप रहने के लिए बोल देता है। मिमी बोलती है मैं तो चुप हो जाऊंगी लेकिन मेरे पेरेंट्स का क्या, नेक्स्ट वीक मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे है और तुम्हें वहाँ पर आना ही होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिस्टर लू जेनी से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन जेनी उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। जेनी बाहर आती है तो उसे मुंजिन का कॉल आता है। वो बोलता है नेक्स्ट वीक तुम फ्री हो क्या, मुझे एक पार्टी में जाना है और अगर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। जेनी इसके लिए मान जाती है। कॉल करने के बाद मुंजिन बोलता है आज नहीं तो कल जेनी मेरी होकर ही रहेगी। नेक्स्ट वीक ये दोनों पार्टी में आ जाते हैं। जेनी बोलती है इतनी एक्सपेंसिव जगह पर ना आज से पहले मैं कभी नहीं आई हूँ, कहीं तो मेरी वजह से एम्बेरस ना हो जाओ। मुझे बोलता है तुम्हारी वजह से ना मैं कभी भी एम्बेरस नहीं हो सकता। इसके बाद वो उसे हाथ पकड़ने के लिए बोलता है और अंदर लेकर आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है मैं होस्ट को हेलो बोल कर आता हूँ, तब तक तुम इंजॉय करो। जिसके बाद जेनी स्नैक्स खाने जा रही होती है लेकिन तभी वो गलती से मिमी से टकरा जाती है। मिमी तो उसे वहाँ पर देखकर गुस्सा करने लग जाती है तुम जैसी लड़की को यहाँ पर किसने इनवाइट किया है और तुमने मेरे कपड़े क्यों गंदे कर दिए। सभी लोग बोलने लग जाते तुमने ना मिमी की 10 लाख की ड्रेस खराब कर दी है, तुम्हें अब उसे पैसे देने होंगे। जेनी बोलती है मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मिमी बोलती है तुम्हें इस पार्टी में भला किसने इनवाइट किया है, तुम जैसी गरीब लड़की को यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी। जेनी तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। बाकी लड़कियां भी बोलने लग जाती है इसके खुद के कपड़े देखो, बिल्कुल सस्ते से कपड़े पहने हुए हैं, ये तुम्हें कहाँ से पैसे दे पाएगी। जेनी बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। सभी बोलने लग जाते हैं तुम्हें ना मिमी से नील डाउन होकर माफी मांगनी चाहिए। तभी मिस्टर लू वहाँ पर आ जाता है और जेनी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी तो शॉक हो जाती है। तभी मिमी मिस्टर लू के पास जाकर पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। मिस्टर लू सोचता है जेनी यहाँ मेरे साथ नहीं आई है तो किसके साथ आई है और गुस्से में आकर बोल देता है मैं जेनी को नहीं जानता हूँ। जेनी तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी पीछे से मुहसिन आ जाता है और बोलता है जेनी को कौन परेशान कर रहा है। मिमी पूछती है इस लड़की को तुम अपने साथ लेकर आए हो क्या। मुहसिन बोलता है हाँ जेनी मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं उसे पार्टी में लेकर आया हूँ। मिमी बोलती है तुम्हारी इस फ्रेंड ने ना मेरे कपड़े खराब कर दिए थे लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं इसलिए अब मैं इससे पैसे नहीं मांगूंगी, लेकिन तुम अपनी इस गेस्ट को बोल दो कि सही से रहे। मुझे बोलता है जेनी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा और अगर तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मिमी बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो मिस्टर लू को बोलती है मेरे ग्रैंडफादर ना तुम्हें याद कर रहे थे और वो मिस्टर लू को वहाँ से ले जाती है। जेनी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। मुंजुन जेनी से बताता है मिस्टर लू और मिमी साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं ना, दोनों की एंगेजमेंट है। जेनी बोलती है सॉरी मेरी वजह से सबके सामने तुम्हें बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करना पड़ा, लेकिन मुंजिन बोलता है कोई बात नहीं और वो जेनी को वहाँ से लेकर जाता है।
दूसरी तरफ मिस्टर लू मिमी को खुद से दूर रहने के लिए बोल देता है। मिमी बोलती है 1 साल में हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मिस्टर लू बोलते हैं मुझे लड़कियों से एलर्जी है, इसलिए मुझे हाथ मत लगाया करो। मिमी बोलती है लेकिन एक दिन हमें शादी कर बच्चे भी तो करने होंगे, अगर तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा। लेकिन मिस्टर लू तो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। सीन में मूजुन जेनी से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि मिस्टर लू ऑलरेडी एंगेज्ड हैं? जेनी मना कर देती है। मूजुन बोलता है फिर तो तुम्हें जल्दी से मिस्टर लू के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि मिस्टर लू ना मिमी से ही शादी करेगा। जेनी बोलती है तुम्हें ये बात पहले से पता थी कि वो दोनों एंगेज्ड है, फिर भी तुम मुझे इस पार्टी में क्यों लेकर आए हो? मूजुन बोलता है मैं तुम्हें उस पार्टी में इसलिए लेकर गया था ताकि तुम मिस्टर लू की हकीकत ना अपनी आंखों से देख लो। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर जेनी शॉक हो जाती है। मूजुन बोलता है जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मिस्टर लू को डेट कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर गया ताकि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। और वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी बोलती है अभी मेरी लाइफ ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को ना एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो बोलता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मिस्टर लू से ना ब्रेकअप कर लो। जेनी बोलती है मुझे ना तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू जेनी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेनी उसका कॉल रिसीव ही नहीं करती, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर जेनी को बैठा हुआ देखता है और बोलता है दिन भर तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? जेनी बोलती मैं तुम्हारा कॉल भला रिसीव क्यों करूंगी, तुम तो झूठे हो। मिस्टर लू से समझाने की कोशिश करता है तुमने पार्टी में जो देखा ना वैसा कुछ भी नहीं था। जेनी बोलती है तो क्या तुम्हारी एंगेजमेंट भी फेक थी? वो बोलता है एंगेजमेंट तो फेक नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने ये एंगेजमेंट की है, लेकिन मैं मिमी से प्यार नहीं करता हूँ। जेनी बोलती है इससे क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो होने ही वाली है ना। मिस्टर लू बोलता है प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है और मैं तुम्हें सही से सब कुछ समझा नहीं पाया। जेनी बोलती है मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, तुम मिमी से प्यार करते हो और तुम मेरे साथ सिर्फ फिजिकल हो, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हारे पैसे चुकाते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर लू बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, तुमने 1 साल के लिए मेरे साथ रहने का वादा किया है। लेकिन जेनी बोलती है जैसे ही मैं तुम्हारे 1 मिलियन दे दूंगी ना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर लू बोलता है इसका मतलब सिर्फ तुम पैसों के लिए मेरे साथ हो। जेनी कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर लू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जेनी कैफे में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर मूचिन आ जाता है और जेनी को बोलता है मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी? जेनी अपना फोन निकाल कर बोलती है मैंने अपना फोन साइलेंट पर कर दिया था, मैं काम करती हूँ ना तब अपना फोन अपने पास में नहीं रखती हूँ। मुंशिन बोलता है तुमने क्या मिस्टर लू से ब्रेकअप कर लिया है? लेकिन जेनी बोलती है मैं उससे इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसे कुछ पैसे देने होंगे, उसी के बाद मैं उससे ब्रेकअप कर पाऊंगी। मिस्टर लू ने ना मुझे 1 मिलियन दिए हुए हैं। मुंशिन बोलता है तुम चिंता मत करो, इतने पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम वो पैसे मिस्टर लू को देकर ना उससे ब्रेकअप कर लो। जेनी सोचती है मैं एक आदमी का एहसान चुकाने के लिए दूसरे आदमी का एहसान नहीं ले सकती हूँ, इसलिए वो मुंजुन को बोलती है चिंता मत करो, मैं इन चीजों में से खुद ही निकलने का ट्राई करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही वो रात को घर पर पहुँचती है तो मिस्टर लू ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जेनी पर गुस्सा करता है इतनी रात को घर पर क्यों आई हो? जेनी बोलती है तुम भी तो दिन भर बिजी थे ना, इसीलिए मैं भी काम में बिजी थी। मिस्टर लू बोलता है जो भी हुआ है ना उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जेनी बोलती है मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे पैसे देकर यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर लू बोलता है मैं 1 साल कंप्लीट होने से पहले तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जेनी बोलती है हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, आज नहीं तो कल हमें एक दूसरे से अलग होना होगा, इसीलिए जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे वो अपने कैफे में काम कर रही होती है, तभी उसका मैनेजर पीछे से आकर बोलता है तुम्हें 1 मिलियन की जरूरत है ना, इसीलिए तुम मिस्टर लू के साथ में हो। जेनी बोलती है तुमको इस बारे में कैसे पता?
फैंग बोलता मैं और मिस्टर लू कॉलेज में फ्रेंड थे, इसलिए मैं मिस्टर लू को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मंजून के पैसे लेकर मिस्टर लू को देने चाहिए। इसका मतलब तो ये होगा ना, तुम एक इंसान से पैसे लेकर दूसरे को देकर दूसरे के हाथ में चली जाओगी। जेनी बोलती मुझे जल्द से जल्द ना मिस्टर लू से अलग होना होगा, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, और अगर उसके लिए मुझे उनसे पैसे लेने पड़े ना तो मैं वो भी कर लूंगी। लेकिन वैंग बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन कर लो। अगर तुम 1 साल मेरे साथ काम करोगी ना तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट ना बहुत ही अच्छा है और मैं चाहता हूँ तुम एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और मेरे स्टोर को कंपटीशन में जितवाओ, जिसके लिए जिनजिन एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। जेनी उसे पैसे भेज देती है, जिसे देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही मिस्टर लू घर पर आता है तो जेनी उसके लिए खाना तैयार कर रही होती है। वो मिस्टर लू को बोलती है जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैंने ना तुम्हारे लिए खाना बनाया हुआ है। के बाद जैसे ही मिस्टर लू आता है तो वो उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देती है। तू पूछता है ये तुम क्या कर रही हो? जेनी बोलती ये तुम्हारे पैसे हैं और ये तुम्हारा ब्लैक कार्ड है, ये भी पैसे तुमने मुझे दिए थे ना, वो सब मैं वापस दे रही हूँ और आज ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। मिस्टर लू बोलता है क्या सच में तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? बोलती हमने यही तो डिसाइड किया था ना, जब तक कि मैं तुम्हारे 1 मिलियन ना दे दूँ तब तक कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, उसके बाद हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं होगा। मिस्टर लू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जेनी उसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। रात को जेनी जब जा रही होती है तो जिसके बाद मिस्टर लू नाना को कॉल कर बोलता है कुछ दिनों के लिए ना जेनी के पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए तुम उसे अपने घर पर ही रखना। नाना भी मान जाती है। नेक्स्ट डे जेनी जब अपने कैफे में काम कर रही होती है तो वहाँ पर मुझे ना चाहता है। वो बोलता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुमने एक बार भी मुझसे क्यों नहीं मांगे? जेनी बोलती है अब मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मिस्टर लू और मैं अलग हो चुके हैं। मुझे पूछते तुम्हारे पास 1 मिलियन कहाँ से आए लू को देने के लिए? वो बताती है मुझे ना वो पैसे स्टोर मैनेजर फैंग ने दिए हैं, उसने मेरे साथ 1 ईयर का एम्प्लॉयमेंट साइन किया है, इसलिए अब मुझे किसी से भी पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बोलता है मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था, फिर भी तुमने मेरी हेल्प नहीं ली, बल्कि मेरे बदले तुमने फैंग की हेल्प ली, तुम उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करती थी। जेनी बोलती है ये ट्रस्ट की बात नहीं है, मैं खुद के दम पर कुछ करना चाहती थी, और बोलती है मुझे ना डिलीवरी करने के लिए बाहर जाना है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मुझे सोचता है मैंने तुम्हें अच्छे से ऑफर किया हेल्प करने का, लेकिन तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, अब तुम मेरा गुस्सा देखोगी। नेक्स्ट सीन में जेनी जब घर आने के लिए टैक्सी ढूंढ रही होती है तभी पीछे से कोई आता है और उसे बेहोश कर ले जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है, उसके सामने मुजन होता है। वो मुजन को बोलती है मैं हॉस्पिटल में कैसे आई? मुझे अच्छे से याद है कि मैं टैक्सी लेने के लिए बाहर खड़ी हुई थी। मुजन बोलता तुम्हें तो पता ही है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, तो क्यों ना तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो। जेनी बोलती तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुजन बोला मुझे पता है कि एक टाइम तक तुम भी सीक्रेटली मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मिस्टर लू के तुम्हारे लाइफ में आते तुमने मुझे छोड़ दिया। जेनी बोलती मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। वो बोलता है अब से तुम्हें ना मेरे साथ ही रहना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, और मिस्टर लू को तो मैं तुमसे कभी मिलने ही नहीं दूंगा। जेनी बोलती मुझे यहाँ से जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन मुझे उसकी एक बात नहीं सुनता। वो नर्स को बुलाता है और बोलता है मैं ना पेशेंट देखने के लिए जा रहा हूँ, तुम ना इस पर नजर रखना कि ये यहाँ से कहीं जा ना पाए। नर्स भी मान जाती है। मुजन बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसे बाहर मिस्टर लू खड़े हुए दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जेनी भी बाहर आकर आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स उसे रोक देती है। मिस्टर लू मुजन को बोलता है अंदर से ना किसी की आवाज आ रही है। वो बोलता है एक मेंटल पेशेंट आई हुई है, अंदर से ना उसी की आवाज आ रही है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप बताइए कि आपका हॉस्पिटल में आना कैसे हुआ? मिस्टर लू बोलता है मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं चेकअप के लिए आया हूँ। वो देखता है कि अंदर से तो कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, जिससे वो रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन मुजन उसे रोक लेता है और बोलता है वो पेशेंट ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वो आप पर हमला भी कर सकती है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो। लू भी उसके लिए मान जाता है और जेनी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है कि मिस्टर लू अब उसे नहीं बचाएगा। तभी मिस्टर लू को असिस्टेंट बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है।
तो मूजन उसे वॉशरूम का रास्ता दिखा देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू मूजन से पूछता है मुझे क्या तकलीफ हो रही है। मूजन बताता है तुम्हारा ना बस ब्लड प्रेशर हाई है और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से मेडिसिन लिख कर दे देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। मिस्टर लू बोलता है तुम्हारे हॉस्पिटल के बारे में मुझे अभी पता चला कि ये इतना ज्यादा बड़ा है। इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जियांग फैमिली है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता था। मूजन बोलता तुम्हें तो पता ही है ना, मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं और मिमी क्लासमेट थे। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने उससे हेल्प मांगी और उसी ने मुझे हॉस्पिटल चालू कर दिया। अब मुझे लगा कि वो तुम्हारी फियांसी है तो तुम्हें तो सब पता ही होगा ना। मिस्टर लू बोलता है मुझे ये सब नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट हॉस्पिटल के एक रूम में जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहा होता है। जैसे ही उसका सारा काम खत्म होता है तो वो मिस्टर लू को मैसेज कर बाहर बुला लेता है और उसे बताता है मैंने हॉस्पिटल का एक रूम चेक किया है, वहाँ पर कोई भी पेशेंट नहीं था और रूम एकदम खाली था। इसका मतलब है कि मिमी और मौजूद मिलकर हॉस्पिटल के नाम पर कोई इलीगल काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल तो बस एक जरिया है ताकि उनकी इनकम का किसी को पता ना चल सके। मिस्टर लू बोलता है इस केस की ना अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। असिस्टेंट बोलता है आपको डर नहीं लग रहा, मिमी को पता चलेगा तो वो आपसे एंगेजमेंट तोड़ देगी। मिस्टर लू बोलता है वैसे भी मैं उसके साथ एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं रखूंगा, अब मुझे कोई और पसंद है। और असिस्टेंट समझ जाता है कि क्या बात है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू घर पर होता है, तभी उसे नाना का कॉल आ जाता है। नाना उसे बताती है जेनी कहीं खो गई है, कल रात से ही वो नहीं मिल रही है और ना ही वो कॉलेज गई थी और ना ही अपने कैफे में काम करने गई थी और घर में भी नहीं आई। मिस्टर लू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है जल्दी से ना जेनी का पता लगाओ। 2 दिन तक जेनी को ढूंढने के बाद असिस्टेंट बताता है मुझे ना जेनी को अपने साथ अब्रॉड लेकर जा रहा है। मिस्टर लू जल्दी से एयरपोर्ट पर जाने लगता है। मूजन जेनी को बोलता है चुपचाप मेरे साथ चलो वरना तुम्हारे भाई का ना मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करूंगा। जेनी बोलते तुम मेरे भाई को ना कुछ नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और जेनी का नाम चिल्लाने लग जाता है, लेकिन मूजन जेनी को रोक लेता है और बोलता है अगर तुम मिस्टर लू के पास गई तो तुम्हें पता है ना मैं डॉक्टर हूँ और तुम्हारा भाई ना जिंदा नहीं रह पाएगा। जेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो मूजन के साथ चलने के लिए मान जाती है। इधर मिस्टर लू को जेनी नहीं मिलती इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर घर चला जाता है। कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जेनी मूजन के साथ अब्रॉड में होती है। मूजन उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करता है। जेनी उसे खुद से दूर रहने के लिए बोल देती है। मूजन बोलता है क्या मिस्टर लू तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करता था? जेनी बोलती है नहीं, मिस्टर लू ना बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो तुम्हारी तरह बुरा इंसान नहीं था। वो बोलता है वो मुझसे भी ज्यादा बुरा था, इसीलिए तो उसने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके 1 साल तक तुम्हें अपना बना के रखा। उसने जिंदगी भर के लिए तुम्हें कभी चूज नहीं किया था। जेनी उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलती है। मूजन उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। जेनी गुस्से में उसे धक्का दे देती है। अभी वहाँ पर मेड आकर मूजन को बोलती है आपका कॉल आया हुआ है। मूजन कॉल रिसीव करने के लिए जाता है। मिमी उसे बोलती है तुमने मिस्टर लू के साथ क्या किया है? लू अब हमारी कंपनी को सबके सामने एक्सपोज करने वाला है, हम लोग इलीगल काम करते हैं। वो सबसे बोल रहा है कि तुम उसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ले गए हो। ये सुनकर मूजन फोन रख देता है और जेनी को बोलता है मैंने तो सोचा था कि मिस्टर लू तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, पर वो तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और उसे ना कभी नहीं मिलने दूंगा। और वो जल्दी से बाहर जाता है। लेकिन जेनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही मूजन बाहर जाता है मिस्टर लू वहाँ पर आ जाता है और मूजन को बोलता है मुझे ना जेनी से मिलना है, जल्दी से मुझे उससे मिलवाओ। लेकिन मूजन बोलता है तुम कुछ भी कर लो, जेनी तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। तभी एक गार्ड जेनी को लेकर आता है। जेनी मिस्टर लू को देखकर बोलती है प्लीज मुझे बचाकर यहाँ से लेकर जाओ। मिस्टर लू मूजन को बोलता है तुम्हें क्या चाहिए जिसके बदले में तुम जेनी को मुझे दे दोगे? मूजन बोलता है तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम पर करनी होगी। मिस्टर लू बोलता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लू अपनी सारी प्रॉपर्टी मूजन के नाम पर कर देता है। मूजन बोलता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ होगे कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। अब तो तुम्हें जेनी भी नहीं मिलेगी और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। और अपने गार्ड को बोलता है जेनी को यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है। वो बहुत सारे गुंडों को साथ में लेकर आया होता है। वो जेनी को बोलता है तुम बिना बताए छुट्टी पर चली गई, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं आ गया। उसके गार्ड मूजन के गार्ड्स को पकड़ लेते हैं। लू
जेनी के पास आकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जेनी उसे देखकर रोने लग जाती है। मूजन सबके सामने मिस्टर लू से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आकर उसे स्टेप कर देता है। मिस्टर लू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जेनी उसके पास बैठकर रो रही होती है। अभी पीछे से फैंग आकर बोलता है तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो, ये एकदम ठीक है, बस बेहोश होने का नाटक कर रहा है। तभी लू अपनी आंख खोल लेता है। जेनी उसे बोलती है प्लीज ऐसा नाटक मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मिस्टर लू बोलता है अब से ना तुम मेरे साथ रहोगी। जेनी हाँ बोल देती है। मिस्टर लू उसे किस करता है। फैंग बोलता है ये सब ना तुम दोनों घर जाकर करना, वैसे भी तुम लोगों की वजह से मुझे हॉस्पिटल के कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू और जेनी घर आ जाते हैं। मिस्टर लू जेनी को उठा के बेड पर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों की आंखें खुलती है। मिस्टर लू बोलता है तुम कैसी हो। जेनी बोलती है रात भर तुमने सोने ही नहीं दिया, तो तुम्हें बताओ कि मैं कैसी होंगी। मिस्टर लू बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। जेनी उसे हाँ बोल देती है। मिस्टर लू बोलता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जेनी हाँ बोल देती है और मिस्टर लू से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो वो भी हाँ बोल देता है। मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। जेनी बोलती है उस दिन क्लब में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। मिस्टर लू बोलते मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम क्लब में नहीं देखा था, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। मिस्टर लू जब जा रहा होता है तभी जेनी उसकी कार के आगे रुक जाती है। वो वहाँ पर जॉब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लगती है। उसी दौरान मिस्टर लू को जेनी बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगती है। जेनी बोलती है मुझे तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी कि तुमने ये सब कुछ देख लिया, लेकिन मिस्टर लू बोलता है अगर मैंने नहीं देखा होता तो मुझे सच में पता नहीं चलता कि तुम किस टाइप की इंसान हो। और वो जेनी को बोलता है अब मैं बस पूरी लाइफ ना तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जेनी भी हाँ बोल देती है। मिस्टर लू उसे रिंग पहनाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।